नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे और आज के सेशन में हम लोग संघ व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, केंद्र व राज्य संबंध के बारे में, न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये सेशन आप लोग के UPSSC PET की परीक्षा के लिए बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रामबाण होने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसमें 30 दिनों का बैच होगा। टोटल 30 दिनों के बैच में डेली 2 क्लासेस दी जाती है। एक दोपहर को 2 बजे क्लास दी जाती है, दूसरी शाम को 8 बजे क्लास दी जाती है। दोस्तों अगर आप सीरियस होकर के UPSSC PET की परीक्षा को निकालना चाहते हो, 100 में से 90 या उससे ज्यादा अंक हासिल करना चाहते हो, तो आप हमारे इस 30 दिनों के सेशन के साथ जुड़ जाइए। जो डेली दोनों क्लासेस होती है, दोनों क्लासेस को प्रतिदिन 2 से 3 बार जरूर देखिए। आपका UPSSC PET की परीक्षा जो 20 अगस्त को होने जा रही है, उस परीक्षा के होने के पहले तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपके अंदर इतना नॉलेज सिक्योर हो जाएगा कि आप PET की परीक्षा में 100 में से 90 या उससे ज्यादा अंक बड़े ही आराम से हासिल करके ले आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे संघ व केंद्र शासित प्रदेश से। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। दोस्तों वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों को 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन से थे? एक आपका राज्य था, दूसरा आपका संघ शासित प्रदेश था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको स्टार बना करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से बता रहा हूं कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करके राज्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। और 2 भागों में क्या क्या बांटा गया? राज्य बांटा गया और संघ शासित प्रदेश को बांटा गया। दोस्तों वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की जो कुल संख्या वो 8 है, जिनमें से दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव है, दादरा एंड नगर हवेली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर है। अच्छा दोस्तों, आप लोग कुछ जगह पे 8 की जगह 9 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। तो जहां पे 9 लिखा होगा वहां पे आप देखना कि दमन एंड दीव को अलग किया गया है और दादरा एंड नगर हवेली को अलग किया गया है। तो ये दोनों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसलिए यहां पे हमने बताया है कि कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो अगर आपको कहीं पे 9 लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जिनमें से अभी रिसेंटली आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर आपका नया बना है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली। और ये मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आज जो है इसको पहले आप जान लो। दोस्तों संघ राज्य के बारे में संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के अंतर्गत किया गया है और संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में प्रशासक की नियुक्ति करता है। अब चलिए बात करें हम लोग केंद्र व राज्य संबंध के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ट्रिपल स्टार इसको बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। केंद्र व राज्य संबंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां है। वो 3 सूचियां कौन सी है? पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। अब आइए इन तीनों सूचियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो शुरुआत करते हैं समवर्ती सूची की। तो दोस्तों समवर्ती सूची में अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और दोस्तों इस समवर्ती सूची में 100 विषय है, लेकिन जो मूल संविधान है, मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय शामिल कर दिए गए। इसके अंतर्गत दोस्तों विदेशी मामले, रक्षा मामले, संचार के मामले आदि जैसे मामले आया करते हैं।
अब बात करें राज्य सूची की। दोस्तों राज्य सूची में क्या होता है कि उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं। स्थानीय महत्व के हैं मतलब कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका का है, लेकिन कुछ विशेष परिचितों में संसद भी कानून बना सकती है इस राज्य सूची में। और दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत कुल 61 विषय हैं, लेकिन जो मूल संविधान है, मूल संविधान में दोस्तों कुल 66 विषय थे, जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस, लोक सेवा, कृषि, वन, सिंचाई आदि विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची क्या होता है कि इस विषयों मतलब इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों ही अपने नियम लगा सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद होता है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि दोनों में विरोध होता है तो संसद के द्वारा निर्मित कानून को ही प्रभावी किया जाएगा, राज्य के कानून को प्रभावी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और समवर्ती सूची में दोस्तों टोटल 52 विषय है, लेकिन जो मूल संविधान है, मूल संविधान में समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय ही थे, लेकिन अब बढ़ करके 52 विषय हो गए हैं, जैसे कि परिवार, राष्ट्रीय जलमार्ग, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र आदि, ये सब क्या है समवर्ती सूची के विषय हैं। तो तीनों को मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको फिर से रिकैप करवा रहा हूं कि जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत दोस्तों वो विषय शामिल किए जाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हुआ करते हैं, और इन पर समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हुआ करता है, ठीक है ना। और वर्तमान में समवर्ती सूची के अंदर कुल 100 विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें टोटल 97 विषय ही शामिल किए गए हैं। और दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा मामले, संचार मामले, ये सारी चीजें आया करती हैं। वही राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों विधायिका का है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ विशेष परिचितों में संसद भी कानून बना सकता है इस राज्य सूची के अंतर्गत। और दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत टोटल 61 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में दोस्तों 66 विषयों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है ना। 66 विषयों में जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस, लोक सेवा, कृषि, वन, सिंचाई आदि विषय राज्य सूची में आया करते हैं। लेकिन समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची उन विषयों के लिए होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के अपने कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी ऐसा अगर हो जाए कि केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाए या दोनों में विरोध हो जाए तो ऐसी दशा में संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी किया जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें कितने हैं 47 विषय हैं, ठीक है ना। जैसे कि परिवार है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, जनसंख्या नियंत्रण है, समाचार पत्र, ये सारी चीजें आया करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और आपके ये समवर्ती सूची क्या है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अवशिष्ट विधायी शक्ति की तरफ। तो अवशिष्ट विधायी शक्ति क्या होता है, आखिरकार ये क्या इसका काम क्या होता है, किस लिए बनाया गया है ये अवशिष्ट विधायी शक्तियां, तो सब कुछ आइए जानते हैं। दोस्तों जो विषय, याद रखना, जो विषय को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, और यही है दोस्तों अवशिष्ट विधायी शक्ति, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है, और यही आपकी अवशिष्ट विधायी शक्तियां। चलिए अब आगे हम लोग केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यहां से स्टार बनाइएगा क्योंकि इसमें अकेले से ही दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन फंसाने वाला हूं, और हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ना सिर्फ पीटी बल्कि ये सिलेबस, तो ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये पूरी तरीके से पीटी के सिलेबस पे बेस्ड है, लेकिन हमने कंटेंट को कुछ इस तरीके से उठाया है कि अगर आप पढ़े तो अन्य एग्जाम भी थोड़ा बहुत कवर हो जाए, ठीक है ना, इसलिए पूरा देखना है। लेकिन जो बच्चे एसएससी जीडी या यूपीएससी पीटी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक होने वाली है। तो जितने भी बच्चे पीटी की तैयारी कर रहे हैं आपके जान पहचान में, सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। कम से कम 4 लोगों तक शेयर करना, और सभी को बोलना कि वो लोग भी शेयर करें, खुद भी पढ़े और अपने अन्य साथियों तक भी इसकी मदद पहुंचाए, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग के लिए संविधान को तैयार किया गया, ये कंटेंट को। इससे आसान भाषा में आप इसके पहले कभी भी संविधान नहीं पढ़े होंगे और ना पढ़ोगे आगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है, बहुत सिंपल भाषा में ये कंटेंट पूरा तैयार किया गया है ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। चलिए अब पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ अनुच्छेदों के बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 247 जो है, इसमें कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की सांसद की शक्तियों का उल्लेख हमको मिला करता है, ठीक है ना। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध, ठीक है ना।
अब बात करें अनुच्छेद 249 की, तो 249 में दोस्तों राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, क्या है, राष्ट्र हित में या राष्ट्र के हित में राज्य सूची से संबंधित किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है, क्या, अनुच्छेद 249। अब बात करें अनुच्छेद 250 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 250 में राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून की शक्तियों का उल्लेख मिला करता है। ठीक है ना, फिर बता रहा हूं, राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून की शक्ति का उल्लेख हमको अनुच्छेद 250 में मिला करता है। वहीं अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधि को स्वीकार करने की शक्तियों का उल्लेख हमको अनुच्छेद 252 में मिला करता है। अब बात करें अनुच्छेद 268 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य के द्वारा संग्रहित व उपयोग किए गए जो टैक्स हैं इनके विषय में क्या है, 268 अनुच्छेद 268 में इसका उल्लेख हमको मिला करता है। क्या है, फिर समझिएगा कि संघ के द्वारा आरोपित टैक्स और राज्य के द्वारा वसूला गया टैक्स का जो उपयोग है यह अनुच्छेद 268 में मिला करता है। अब अनुच्छेद 270 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 270 कहता है कि केंद्र व राज्य के बीच लगाए गए टैक्स व संघ तथा राज्यों के बीच जो वितरण होता है इसका उल्लेख हमको अनुच्छेद 270 में मिला करता है। अब बात करें केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए मध्य 4 आयोग गठित किए गए हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको नोट कर लेना कि केंद्र व राज्य के बीच अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए इन दोनों के मध्य 4 आयोग का गठन किया गया है। 4 आयोग कौन कौन से हैं, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग है, दूसरा है राजमन्नार आयोग है, तीसरा है भगवान सहाय समिति और चौथा आयोग है सरकारिया समिति। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, नेक्स्ट टॉपिक न्यायपालिका की। तो दोस्तों न्यायपालिका की बात करें तो शुरुआत करेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 1 के तहत 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की, दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है ना, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। ठीक है ना, और दोस्तों संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या निश्चित कर सकता है। अब बात करें ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों इसकी योग्यता में पहली है कि वह भारत का नागरिक हो। इसके अलावा वो किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। क्या, 2 या 2 से अधिक बार या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तीसरा हमारा क्या कहता है, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो यानी कि वकील रहा हो हाई कोर्ट में। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून का अत्यंत ज्ञाता हो तो वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है या इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 124 के भाग 2 में मिला करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है ना दोस्तों, अनुच्छेद 124 के भाग 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात का मतलब होता है कि जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे वो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को वो नियुक्त करेगा। और इसके अलावा दोस्तों उच्चतम न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही करेगा। अब हम लोग बात करें कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में जाने तो दोस्तों उसका पहला क्षेत्राधिकार आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो भारत संघ
यह तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद में, ठीक है ना, अपना ये न्याय दे सकता है, डिसीजन दे सकता है। दूसरा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उसके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, वहां पे उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करूं दूसरी, तो दोस्तों यह सबसे बड़ा अपरिवर्तनीय न्यायालय है, ठीक है ना, और दोस्तों इसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों तीसरी इसकी पावर है, या फिर हम कह सकते हैं तीसरा उसका क्षेत्राधिकार है परामर्शदात्री अधिकार। दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की परामर्श मांग सकता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। अब बात करें अभिलेख न्यायालय की, तो दोस्तों अभिलेख न्यायालय के जो अधिकार है, इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसका मतलब इसके निर्णय सब जगह साक्षी के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही साथ बात करें मौलिक अधिकारों के रक्षक की बात करें, तो दोस्तों यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है, और अनुच्छेद 32 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। अब चलिए अब बात करेंगे हाई कोर्ट की, यानी उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि के माध्यम से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। क्या है, फिर समझिएगा इस पॉइंट को, लेकिन संसद विधि के माध्यम से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। और वर्तमान में दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। अब बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब कि एडवोकेट रहा हो, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसके पद की शपथ दिलाता है, ठीक है ना। मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाया करता है। इसके बाद दोस्तों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष की हुआ करती है। और दोस्तों जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वो बन सकता है उच्च न्यायालय का जज। इसके अलावा वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। अब बात करें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, तो दोस्तों इसके क्षेत्राधिकार के तहत जो राज्य का हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट के कार्य व अधिकार की सीमा राज्य तक ही सीमित होती है, मतलब जिस राज्य में है उस राज्य तक ही सीमित रहती है। उसके अलावा अपीलीय अधिकारिकता मिला है और रिट की अधिकारिकता मिली है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय को। इसके अलावा हाईकोर्ट को अधीक्षण क्षेत्राधिकार भी मिला है, न्यायिक पुनर्वोलन शक्ति भी मिली है, और संविधान के रक्षक के तौर पे भी इसको शक्तियां उच्च न्यायालय को मिली है। अब बात करें स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता की सुनिश्चित करना है। किसको? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है कि विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार बनाइएगा या ट्रिपल स्टार बनाइएगा, कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। और पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। अब बात करें पंचायती व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ समितियां गठित की गई। वो कौन सी समितियां थी? वो थी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राव समिति और LM सिंघवी समिति। जिनमें से जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये इसका गठन 1957 को किया गया था। वहीं अशोक मेहता समिति का गठन 1977 को किया गया था। और दोस्तों PVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। और दोस्तों LM सिंघवी समिति का गठन वर्ष 1956 में किया गया था।
अब बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में ये संशोधन पंचायती राज से संबंधित हुआ करती है। और दोस्तों संविधान के भाग 9 में, कहां पे, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में का से लेकर आना तक पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों इसके द्वारा पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचों का प्रावधान भी किया गया है। और दोस्तों ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। तीनों याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और पंचायत स्तर पर दोस्तों पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों प्रत्येक पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में, या फिर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसका दोस्तों इसका कार्यकाल टोटल 5 वर्षों के लिए निर्धारित है। और दोस्तों पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। और दोस्तों राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं के अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने वाला भी है। अब बात करें संविधान के 74वें संशोधन के बारे में, तो दोस्तों ये नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 में ता से या तक 12 अनुसूची का प्रावधान है, इसमें 18 विषय है। फिर समझिएगा, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ यह नगर पालिका से संबंधित था। और दोस्तों इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 243 के तहत ता से या तक, कहां से, ता से या तक 12 अनुसूची का प्रावधान है, जिसमें कुल 18 विषय है। और दोस्तों नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है। और दोस्तों इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही हुआ करता है, ठीक है ना। अब बात करें किसकी, हम लोग बात करें नगर पालिका की, तो दोस्तों नगर पालिका को हमने 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। नगर पालिका के 3 भागों में बांटा है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। जो नगर पंचायत होता है दोस्तों, ये ऐसा ग्रामीण क्षेत्र होता है जो नगर क्षेत्र में बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। और नगर पालिका क्या होता है दोस्तों, ये छोटे नगर क्षेत्र के लिए हुआ करते हैं नगर पालिका। और जो नगर निगम होता है दोस्तों, ये बड़े नगर या बड़े नगर के क्षेत्रों के लिए हुआ करता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, यहाँ पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं कल के सेशन में, और अभी आज मिलेंगे आज शाम वाले 8 बजे वाले सेशन में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप दोस्तों इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए हमें, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारे वीडियोस की PDF लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है, ठीक है ना। तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं शाम के सेशन में 8 बजे। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।